और राम ही कहता है कि कर्म करो। राम ये नहीं कहता कि हल बंद करके हमारी पूजा करो। राम ये नहीं कहता कि अपना धंधा बंद करके हमारी पूजा करो। राम ये कहता है कि कर्तव्य करो, देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए कर्म ही प्रधान है, कर्म करना चाहिए। ये राम का ही संदेश है। हम राम को पूजते हैं, मानते हैं, आशा है। ये तो राम को नकली मानते हैं, ये राम का व्यापार करना चाहते हैं, राम के माध्यम से वोट रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस देश के लोगों की आस्था धर्म पे है, राम पे है, भगवान पे है, तो उसका ये दुरुपयोग करना चाह रहे मोदी जी। तो राम के साथ जिस तरह का खेल हो रहा है, निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। साथियों, इस वक्त मैं एक खास मेहमान के पास राजमणि पटेल जी है, जो राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस से, मध्य प्रदेश से, रीवा से बिलोंग करते हैं। तो आज इन्होंने और इनके सहयोगी हैं मिश्रा जी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर बाकी विषयों पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 22 में। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ईवीएम के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी विवादित हैं? जो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसमें तो गिनती का, काउंटिंग का कोई गलती का सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इनका जो परीक्षण किया और जिस तरह से डाटा जो चुनाव आयोग से लिया गया है, हमारा डाटा नहीं कि हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करके बनाया, उस डाटे का जब आंकड़ों का मिलान किया गया तो परसेंटेज ऑफ वोट में, टोटल जो वोट हैं उसमें, और जो टोटल पार्टियों को वोट हैं, जो पार्टियों को मिले हैं, वो सारे उसमें अंतर आ रहा, काफ़ी अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है? सवाल तो स्वाभाविक उठता है कि ये अंतर क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह, और दूसरा जो है ईवीएम के उसमें जब हम लोग फील्ड में रहते हैं, वोटिंग डालने जाते हैं, हम लोगों ने स्वतः देखा है कि मशीन, किसी मशीन में बटन को दबाओ तो एक ही उसमें जाता है, और जब ये जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि इसको बदल दिया जाए, दूसरी मशीन बदल देते हैं। सवाल इस बात का है कि एक बटन दबाने से किसी दूसरे में वो जाना क्यों जा रही है? हम कहते कि किसी ने, कोई आरोप नहीं है, लेकिन धोखे से हो गया, अचानक हो गया, लेकिन हो क्यों गया? कोई न कोई सिस्टम होगा तब तो हो रहा है, किया नहीं किसी ने, कोई न कोई सिस्टम होगा तब तो एक बटन को दबाने पे फिर पे चुनाव चिन्ह पे जा रहा है ना। तो जो चीज़, हमारा कहने है कि जो चीज़ धोखे से हो सकती है तो वो चीज़ की भी तो जा सकती है। तो और दूसरा जो है, कहीं कहीं गांव में जो है लोगों के पोलिंग बूथ में 70 वोट हैं, तो उसमें 113 वोट निकल रहे हैं। अब वो कैसे निकल रहे हैं? जब 100 पोलिंग उतने वोटे हैं तो 113 वोट कैसे आ गए? तो ये संदेह जाहिर करता है। तो सर, सरकार तो आरोप लगाती है कि मतलब चुनाव हो जाते हैं, उस परिणाम आते हैं, उसके बाद आप आरोप लगाते हैं, चुनाव से पहले कभी सामने नहीं? सुनिए, तो ऐसा नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव को पहले न लगा रहे हैं, 24 में चुनाव आने वाला है, आरोप हम पहले लगा रहे हैं। तो ये पहले, वो कोई चुनाव प्रक्रिया चलता किसी के पहले किसी के बाद में तो होगा ही, तो उसको उसके हिसाब से मत देखिए, ये देखिए कि सच्चाई है कि नहीं है। अब जब संदेह होता है तो जनतंत्र में सरकार जनतंत्र की होती है, तो पार्टी की नहीं होती। जब संदेह पैदा होता है तो सरकार का और चुनाव आयोग का, जो निष्पक्ष चुनाव करने का वायदा करता है, उनका ये दायित्व होता है कि उस संदेह को दूर करें, परीक्षण करें उसका। तो वो करने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती कहें कि नहीं इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ संदेह पैदा होता है। हम लोग केवल इतने हैं कि भाई इस ईवीएम को बदल दो, और जो दूसरे देशों में जहाँ ईवीएम ईजाद होती थी, जो विकसित देश हैं, जिनके पास समय के ज़्यादा महत्व था, उन लोगों ने इसका प्रयोग करने के बाद बंद क्यों कर दिया? एक भी सवाल उठता है कि जो समझदार थे, ज़्यादा होशियार थे, ज़्यादा टेंगरा थे, उन लोगों ने इसका ईजाद किया समय बचाने के लिए, अब वही क्यों उसको बंद कर दिए? एक उसमें भी प्रश्न पैदा होता है। तो हमारा कहना यही है कि माने या तो ईवीएम को बंद कर दीजिए, ईवीएम को मत बंद करिए,
लेकिन उसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखें। तो उसकी विश्वसनीयता के लिए हम लोग कहते हैं कि जो प्रीपेड की पर्ची है उस पर्ची को मतदाता देखे और अलग डिब्बे में उसको डाला जाए। मतदाता को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने जिस पे वोट डाला है उसी पे वोट ये गया है, वो पर्ची अलग हो जाए। और फिर इसके मशीन की काउंटिंग के साथ साथ यहाँ जो पर्ची की काउंटिंग करा लो। तो जब पर्ची की काउंटिंग होगी, जिसको सर्टिफाई मतदाता ने किया है कि हमने जहाँ वोट दिया वहीं गया है, तो फिर किसी तरह की गड़बड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सरकार को न कराने में क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, ये समझ में नहीं आता। क्या उम्मीद लग रही है जिस प्रकार से पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या फैसला हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से भरोसा है कि माने न्याय होगा और न्यायालय से निश्चित रूप से जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो जनता के सामने आएगी और जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो निश्चित रूप से दुरुस्त होगी। क्या जरूरत आन पड़ी? पूरे देश में इस वक्त राममय माहौल है, पूरा देश जश्न मना रहा है, तो आप इस काम को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। नहीं, आगे पीछे का बात, राम जो है तो राम कोई वो नहीं है कि माने खेत जोतना बंद कर दे, अपना काम बंद कर दे। काम करने वाला काम करे। राम आस्था का सवाल है, राम सबके हृदय में है। नहीं तो सरकार और राम ही कहता है कि कर्म करो। राम ये नहीं कहता कि हल बंद करके हमारी पूजा करो। राम ये नहीं कहता कि अपना धंधा बंद करके हमारी पूजा करो। राम ये कहता है कि कर्तव्य करो, देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए कर्म ही प्रधान है, कर्म करना चाहिए। ये राम का ही संदेश है। हम राम को पूजते हैं, मानते हैं, आस्था है। ये तो राम को नकली मानते हैं, ये राम का व्यापार करना चाहते हैं, राम के माध्यम से वोट रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस देश के लोगों की आस्था धर्म पे है, राम पे है, भगवान पे है, तो उसका ये दुरुपयोग करना चाह रहे मोदी जी और कुछ नहीं। तो सरकार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो सरकार तो राम मंदिर बना रही है, तो जनता को सवाल ही नहीं करना चाहिए, नहीं सब राम के भरोसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, तो वही कह रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि राम को लेकर के आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जो मोदी राम को लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? राम तो आस्था का सवाल है। राम कहीं गए थे क्या? राम के बिना कुछ हो सकता है कि? राम तो कर्म में है हर जगह, कहाँ से राम को ला रहे हैं? और राम का जो व्यवस्था का सवाल है कि कोई भी हम धार्मिक काम करते हैं तो धर्म के विधि के अनुसार करते हैं। सुदीर कब उसका मुहूर्त है, कब मुहूर्त में क्या करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, ये सारा विधान हमारा धार्मिक है। उससे हट करके जो ये किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? भाई, हम कथा सुनते कि नहीं सुनते? तो कथा की जो धार्मिक हमारी व्यवस्था है तो पंडितों को बुलाते हैं ना, हैं कि नहा करके ही आ जाएंगे सुनाने, हम सुनाते हैं तो इनसे सुनने लगोगे? सुनोगे? नहीं सुनोगे ना। तो फिर जब धार्मिक व्यवस्था के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा का है तो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे संत लोग हैं, हमारे ऐसे संत लोग हैं जिन्होंने उसके लिए त्याग और बलिदान भी किया है। तो ऐसे लोगों के द्वारा आयोजन होना चाहिए, उनके द्वारा निमंत्रण आना चाहिए, उनके द्वारा संदेश आना चाहिए, उनके द्वारा निर्देश आना चाहिए। ऐसा न कुछ करके जो है उसका भाजपाईकरण धर्म का भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि मोदी जी और आरएसएस यही सब कुछ है। तो इसी वक्त पर मतलब राम मंदिर का मतलब पूजन करना या जो भी है, तो इसी यही समय क्यों चुना? क्या राजनीतिक फायदा लेने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है? ये तो कहने के सवाल ही नहीं उठते, इसके लिए तो कर ही रहे हैं। अच्छा, ये खुले रूप से कर रहे हैं, राम को उपयोग कर रहे हैं कि किस तरह से हमको वोट मिले। तो क्या राम हमसे आस्था नहीं है, उनको वोट से आस्था है। उस आस्था को राम के नाम पर भजाना चाहते हैं। तो क्या लगता है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि अगर राम है, समझे ना, तो राम के साथ जिस तरह का खेल हो रहा है, निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की, दिल्ली की बात हो जाती है, यूपी की बात हो जाती है, मध्य प्रदेश की खबरें काफ़ी कम निकलती हैं नेशनल लेवल पर, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ की बात हो। तो मध्य प्रदेश में इस बार क्या सोच रही है कांग्रेस, कितनी सीटें आ सकती हैं? क्योंकि जिस प्रकार से जो विधानसभा का रिजल्ट रहा काफ़ी निराशजनक रहा, क्या रणनीति? ऐसा है कि समय परिस्थिति होती है अब, और जनता के विश्वास को जिस तरह से ठगने में कामयाबी, ये सब का समय होता है। और जब आदमी की समझ में आ जाता है तो ये दिशा बदलता है। अब जनता समझ रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमें धोखा दिया गया, हमें भरमाया गया है। तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है, बढ़ा, और लोकसभा के चुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे। क्या लगता है मतलब जिस प्रकार से गठबंधन न किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, तो ये गलती थी या
नहीं, गठबंधन का सवाल ही, गठबंधन तो हमारे अभी तो प्रक्रिया उसकी चल रही है। गठबंधन तो सवाल विधानसभा है। चुनाव में जिस प्रकार से विधानसभा में नजरअंदाज किया था, विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन की ऐसे वो नहीं तय हुआ था कि गठबंधन किया जाएगा। आपसी चर्चाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक डिसीजन लेना, एक नीति के तहत गठबंधन करना वो अलग बात होती है। तो ऐसा विधानसभा में नहीं था, लोकसभा में हुआ। आने की विधानसभा में होगा, क्या होगा उसमें बताएगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो साथ ही ये थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। एक सेकुलर देश में जब पूरी सरकार इसी में जुट जाए कि रिलीजियस इवेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप रिलीजन के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। सारी मीडिया जो है हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया कई हफ्ते से सिर्फ इसी को दिखा रही है। जिसके टॉप 25 न्यूज़ होते हैं उसमें से अधिकतर न्यूज़ सिर्फ अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठान वगैरह के बारे में। सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह कुछ चंद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चंद कंपनी के, मेनली एक कंपनी अडानी की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं।